अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म जो आपके निसाब में शामिल है बज़्म अंजुम, ये पढ़ रहे हैं। बज़्म अंजुम ये डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का जो शायरी मजमुआ है बांगे दरा, उससे ली गई है ये नज़म। बज़्म का मतलब होता है महफिल, अंजुम का मतलब होता है सितारे। बज़्म अंजुम यानी सितारों की महफिल, सितारों की महफिल। तो ये एक मैं कह सकती हूँ एक मुकालमा है सितारों और फरिश्ते के बीच में। 3 बंद पे मुश्तमिल ये नज़म है। आज हम इसका पहला बंद जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ, आपके सामने मैं पढ़ के सुनाती हूँ। थोड़ा सा आपको जो तलफ़ुज़ है अल्फाज का वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है जब आप कोई भी लैंग्वेज का पढ़ रहे हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू हो, तो सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है कि आप पढ़ कैसे लेते हैं, आप तलफ़ुज़ कैसे करते हैं अल्फाज। उसके बाद लिखने की बात आती है, लेकिन सबसे पहले इसमें ये बात आती है कि आपको पढ़ना आता है नहीं पढ़ना आता है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो जब आप अंग्रेज़ी की बात करते हैं, आप कहीं रह जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में आपका कोई वर्ड रह जाता है, तो आपका क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वहाँ पे आप किसी से पूछ लेते हैं या आप गूगल करते हैं। लेकिन जब हम उर्दू की बात करते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है अल्फाज का तलफ़ुज़ क्लियर करना। अगर आपको कहीं पे मुश्किल लग रही हो, आसानी से मिल भी नहीं जाता, तो इसलिए मैं आपको आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुने आप, उसके बाद ध्यान से खुद पढ़ने की कोशिश करें। सूरज ने जाते जाते शाम स्या कबा को तश्ते उफ़क़ से लेकर लाले के फूल मारे, पहना दिया शफक ने सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। महमिल में खामोशी के लैलाए जुल्मत आई, चमके उरूसी शब के वो मोती प्यारे प्यारे। वो दूर रहने वाले हंगामाए जहाँ से, कहता है जिनको इंसान अपनी जुबां में तारे। महवे फलक फरोजी थी अंजुमन फलक की, अर्शे बरी से आई आवाज़ एक मलक की। तो ये है पहला बंद जो हमें आज पढ़ना है। तो अब समझते हैं इसका मतलब। सूरज ने जाते जाते शाम स्या कबा को तश्ते उफ़क़ से लेकर लाले के फूल मारे। तो ये जो नज़म है इसके जो अल्फाज माने हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो आपको कहीं मुश्किल होती हो तो आप वो अपने टेक्स्ट बुक में क्लियर कर सकते हैं। मैं रेंडमली आपको इसका जो मतलब है वो समझा देती हूँ। सूरज ने जाते जाते शाम स्या कबा को तश्ते उफ़क़ से लेकर लाले के फूल मारे, यानी सूरज गुरूब हो रहा था, सूरज डूब रहा था, और जाते जाते इसने यानी सूरज जो गुरूब हो रहा था इसने शाम की तारीकी को ऐसे सुर्खी से सजा दिया था कि जैसे लग रहा था किसी ने लाले के फूल, लाला होता है जिसका हम टुलिप बोलते हैं, या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कोई सुर्ख फूल, जैसे लग रहा था किसी ने इस शाम की तारीकी को सुर्ख फूलों से सजा दिया हो। जैसे कि आपको मालूम है ना, जब सूरज सुबह चढ़ रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, या सूरज गुरूब टाइम जो होता है जब गुरूब हो रहा था, उस वक़्त आप सूरज के आसपास की जगह होती है वो देख रहे होते हैं, वो जैसे लाली से भर गई होती है। तो वो जो लाली होती है उसको हम शफक बोलते हैं। जो सूरज गुरूब होते वक्त उसके आसपास वो लाली छाई होती है, या सूरज निकलते वक्त जो लाली छाई होती है उसको हम शफक बोलते हैं। उसके बाद है पहना दिया शफक ने सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। तो ऐसा लग रहा था ये जो लाली है, ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे सारे जो ये जो शफक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सूरज चढ़ते वक्त सूरज गुरूब होते वक्त आसपास की लाली छाई होती है, वहाँ पे उसको हम शफक बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे शफक ने सोने का जेवर पे, वो ऐसे लाली छाई हुई थी जैसे लग रहा था कि उसने सोने के जेवर पहने हैं, और कुदरत ने जो अपने सारे जो चांदी के जेवर यानी दिन की जो रोशनी, सफ़ेद रोशनी होती है, वो सारे उतार दें, यानी दिन की रोशनी ख़त्म हो रही है, शाम की तारीकी छाई हुई है, शफक की जो लाली है
وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شفق نے اپنے سارے جو سونے کے زیورات ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے محمل میں خامشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروسی شب کے وہ موتی پیارے پیارے۔ تو ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے خاموشی سے وہ رات کا اندھیرا جو ہے وہ چھا رہا ہے۔ محمل یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے جس کو ہم کجاوا بولتے ہیں، یا ہودہ جو ہوتا ہے، جو پرانے زمانے ہاتھیوں پہ یا اونٹوں پہ لادا جاتا تھا دلہن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں لے جانے کے لیے۔ تو اسی میں جیسا ایسا لگ رہا ہو کہ اس میں ایک خاموشی سے ایک تاریکی چھا رہی ہے، اور وہ جو دلہن ہے اس کے جو موتی ہے، اس کو جو موتی لگے ہوئے ہیں وہ چمکنے لگے ہیں، اس تاریکی میں وہ موتی جو ہے وہ چمک رہے ہیں۔ یہاں پہ عروس شب سے مراد رات کی دلہن، یعنی رات کو دلہن سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ تو اس رات کی جو موتی ہے جب وہ تاریکی چھا رہی ہے تو اس تاریکی میں وہ موتی چمکنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے، یعنی وہ دور رہنے والے، وہ جو آسمان پہ چمک رہے ہیں وہ ہم سب سے دور ہیں۔ ہنگامے جہاں کا جو ہنگامہ ہے اس سب سے دور ہے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں، اور ہم اس کو اپنی عام جو بول چال ہے ہمارا، ہم اس کو اس میں تارے بلاتے ہیں، تاروں کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو وہ جو ہے پورا جو آسمان ہے تاروں سے چمک اٹھا، جگمگا اٹھا۔ اس کے بعد ہے اگلا شعر، محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ تو محو یعنی مصروف تھی، مشغول تھی، جو ستاروں کی محفل جمی ہوئی تھی آسمان کو سجانے میں، یہ مصروف تھے، مشغول تھے آسمان کو روشن کرنے میں، آسمان کو سجانے میں۔ اسی اثنا میں کیا ہوا، عرش باری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ عرش بری ہوتا ہے جو سب سے اونچا آسمان ہوتا ہے، تو وہاں سے آواز آئی ایک ملک کی، ملک ہوتا ہے فرشتہ، تو ایک فرشتے کی آواز آئی۔ تو وہ آواز کیا تھی وہ ہم انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ اگلے بند میں ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔